नमस्कार, एनडीटी मीडिया देखते हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताएं कि उज्जैन में 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक दूसरे ऑटो ड्राइवर पर भी मामला यहां पर दर्ज हुआ है, जिसने बच्ची की जानकारी पुलिस को नहीं दी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जिन लोगों के दरवाजे तक वो बच्ची पहुंची मदद मांगने, वहां पर उन पर भी मामला दर्ज होगा? क्या कहता है कानून, ये रिपोर्ट आप देखिए। उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपके आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कोई पछतावा है इस बात को? आपको पछतावा क्या था? मैंने तो कल से सुन के हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया भाजी। क्या बताऊं मैं, क्या कर सकता मैं इसके विषय में। मैंने तो कोई बच्चे को सिखाया नहीं था सर के, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। खुद उसके पिता रोते हुए कह रहे हैं, बेटे ने अपराध किया तो मौत की सजा दो। बहुत ही ज्यादा गलत हुआ ये तो, कि बेकार काम हुआ ये तो बहुत। ये तो कोई भी हुआ, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। इसको तो क्या सजा मिली? उसको सिवा मौत के सिवा और क्या सजा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सजा देनी चाहिए? अपराध किया तो जरूर होना चाहिए ना भाजी। वैसे आरोपी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। सुबह लगभग 6 बजे उज्जैन की इस कॉलोनी में डरी सहमी 15 साल की बच्ची लड़खड़ाते चलती दिखी। आधे शरीर पर कपड़ा नहीं था, मदद मांग रही थी। दरवाजे पर खड़ा कोई शख्स उसकी मदद नहीं करता। पता चला है कि बलात्कार के 2 घंटे बाद वो 500 से ज्यादा घरों, ढाबे और एक टोल नाके से होकर गुजरी। घर से वो स्कूल स्कॉलरशिप की परीक्षा देने निकली थी। यूपी की सीमा से सटे जिले से क्षिप्रा एक्सप्रेस पकड़कर बच्ची ने लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। देर रात उज्जैन में ट्रेन से उतरने के बाद 3 ऑटो में वो बैठी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, ऑटो जब्त कर लिया है। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। रेलवे स्टेशन के बाहर पूछताछ में पता चला कि आरोपी ही बच्ची को लेकर के गया है। पहले उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन जीवन खेड़ी के आसपास मिली। उसके ऑटो पर अर्जुन लिखा था। एसआईटी ने जब सख्ती से पूछा तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्वेस्टिगेशन की टीम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने लगभग 30-35 लोगों को लगाया और साइबर के सारे अधिकारी और कर्मचारी उसमें लग गए और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उसमें अपनी महती भूमिका निभाई और 3-4 दिनों में कोई भी सोए नहीं है। सभी अधिकारियों ने उसको साइबर के से और फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त हो पाई और उसने भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागे और उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो जीवन खेड़ी के पास एक सीमेंटेड रोड है जो लगभग 1.25 फुट ऊपर है उससे रोड अपने खेत की भूमि से, तो उससे वो टकरा गया। आरोपी के खिलाफ हिरासत से भागने के आरोप में भी मामला दर्ज होगा। वैसे उज्जैन के 2 अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एक और ऑटो ड्राइवर राकेश मालवीय पर मामला दर्ज किया है, क्योंकि उसके ऑटो में भी पीड़ित बैठी थी, लेकिन उसने घटना की जानकारी नहीं दी। लेकिन सवाल है, जिन 500 घरों के सामने से पीड़ित गुजरी, जिन लोगों से मदद मांगी, क्या उन पर भी मामला दर्ज होगा? पॉक्सो एक्ट की धारा 21 साफ कहती है कि जो इस तरह के अपराध होने की रिपोर्ट को दर्ज करने में विफल रहता है, उसे 6 महीने से 1 साल तक का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। एक ऑटो चालक द्वारा ये जानते बूझते पुलिस को सूचना नहीं दी है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अन्य व्यक्तियों के बारे में जो आपने पूछा है, उसमें वीडियो फुटेज का अध्ययन किया जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति आइडेंटिफाई होते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने जाते हुए देखा है और उनका वीडियो फुटेज में स्पष्ट ये चीज़ आती है कि उनके द्वारा मदद नहीं की और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, तो उसकी जानकारी एकत्र करके अगर ऐसा संभव होता है और हमें साक्ष्य मिलते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वैसे मुर्दा शहर में कुछ लोग जिंदा भी मिले। एक साधु जिसने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, 2 पुलिस वाले जिन्होंने बच्ची को रक्तदान दिया और केस सुलझाने वाले थानेदार जो बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। हम तुरंत हमारी ड्यूटी छोड़कर वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ पे उनको ब्लड मतलब कि डोनेट किया। वो भी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी उसे। राष्ट्रपति महोदय के इंतजाम ड्यूटी में लगे थे सर। माननीय रक्षित निरीक्षक महोदय जी का आदेश के अनुसार सर हमको पता चला और सर हम सबसे पहले दोनों आगे आए और ब्लड देने सर हॉस्पिटल में पहुंचे सर। मैंने बच्ची को जिस हालात में देखा और जब मैं बच्ची को मेडिकल कराने ले गया और वहाँ डॉक्टर के एग्जामिन करने के दौरान जो उसकी चीखें सुनी तो मेरा मन द्रवित हो गया। यहाँ से मेरे मन में आया कि मैं इस बच्ची के लिए ज़रूर कुछ करूँगा और बाबा महाकाल से भी मैंने ये प्रार्थना की, बाबा मेरे संकल्प को पूरा कराना।
उधर पीड़ित की हालत अभी भी खराब है, उसे इंदौर के दूसरे सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। कई डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। मुर्दा लोगों के शहर में कुछ लोग, कुछ पुलिस वाले जिंदा मिले। उन दरवाजों में जान होती तो वो खुद ब खुद खुल जाते बच्ची की मदद के लिए, क्योंकि जिन्हें हम जिंदा मानते हैं वो तो मुर्दा की तरह खड़े रहे। पॉक्सो के तहत ये अपराध है। उम्मीद करते हैं उन मुर्दा लोगों को सजा मिलेगी जिससे जिंदा नजीर बन सके। उज्जैन से अपने सहयोगी ललित और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात महिला आरक्षण की करते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि महिला आरक्षण क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि जब सीटें बढ़ेंगी तभी महिला आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। मौजूदा सांसदों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बात एनडीटीवी के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में कही। The 33.3% reservation will be on an expanded house. और expanded house क्या होगा? I can only guess because I don't know what the census is going to produce. But अभी कितनी है? 546 है. हाँ? 543. 543 exactly. I should know, but I'm growing old. I think the expanded house will be what, 728 or something like that. 800 plus. Huh? 800 plus. 800. Well, I've seen different figures, different. Let's say 800. Yes. So it'll be 33% if Maria is right, and she's always right. I don't know how well you know. She's always right. So 800 का 33% होगा, समझे ना? इसलिए this fear mongering के वो जो आप जैसे upcoming bride males की सीट वहां से लेके महिलाओं के कोटा में चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी सीट रहेगी और एक्सपेंशन होगी और एक्सपेंडेड हाउस का 33% विल गो देयर। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में करीब 25 करोड़ रुपए की चोरी का जो मामला था वो सुलझा लिया गया है। इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया है और मास्टरमाइंड एक हाई प्रोफाइल चोर है जो केवल बड़ी चोरियां ही करता है और कई राज्यों में इस तरह की चोरियां कर चुका है। दिल्ली में सबसे बड़ी चोरी करने वाले लोकेश श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से चोरी का 18.5 किलो से ज्यादा सोना, सोने के गहने और 12 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ। इससे पहले उसके एक साथी शिवा चंद्रवंशी को कबीरधाम से पकड़ा गया था, जिसके पास से 23 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। लेकिन उस वक्त लोकेश खिड़की से कूदकर भाग गया था। आरोपी छत्तीसगढ़ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, जब पकड़ा गया, लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली के जंगपुरा में उमराव सिंह ज्वेलर्स के मालिक को बीते मंगलवार को चोरी का पता तब चला जब उन्होंने शोरूम खोला। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक संदिग्ध शोरूम के बगल वाली इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक बैग लिए दिखा था। इसी बीच 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस ने लोकेश के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी और उसका फोटो भेजा, जो सीसीटीवी फुटेज से मैच कर गया। जांच में पता चला कि आरोपी लोकेश रविवार रात को ही शोरूम की छत में दरवाजे का ताला तोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम में दाखिल हो गया था। फिर उसने शोरूम में बने स्ट्रांग रूम की एक दीवार काटी। उसके बाद स्ट्रांग रूम में 32 लॉकरों में रखी 30 किलो से ज्यादा सोना और शोरूम में रखे गहने और लाखों रुपए इकट्ठा किए। वो रविवार रात से
सोमवार रात तक करीब 24 घंटे शोरूम में ही रहा, क्योंकि सोमवार को शोरूम बंद था। इसके बाद पूरा शोरूम साफ करके करीब 25 करोड़ रुपए का सोना, गहने और कैश लेकर आराम से निकल गया। उसने ISBT कश्मीरी गेट से सागर के लिए सोमवार रात 9 बजे बस पकड़ी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंच गया। लोकेश शोरूम के बगल वाली गली के मकान से शोरूम की छत पर पहुंचा था। लोकेश पर छत्तीसगढ़ में चोरी के 7 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो हाई प्रोफाइल चोर है और केवल बड़ी चोरियां करता है। वो कई राज्यों में चोरी कर चुका है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी, उसका मास्टरमाइंड लोकेश वो भी गिरफ्त में आ गया है और पूरा माल जो मशरूका था वो बरामद कर लिया गया है। स्पिंदरगढ़ थाने क्षेत्र में लोकेश का हाइड आउट था, रुकने का जगह था, जहां पर रेड मारते हुए बिलासपुर की टीम, दुर्ग की टीम और दिल्ली की टीम ने रेड मारा, जिस पर से आरोपी और जो माल मशरूका है वो बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस अब उससे चोरी किया गया बाकी सामान बरामद करने की कोशिश कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ चोरी में कितने लोग शामिल थे और क्या कोई शोरूम का कर्मचारी भी शामिल था। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर हाजिर होते हैं, बने रहिए। एक देश एक चुनाव, एक देश एक नाम की तर्ज पर एक देश एक पंचांग तैयार करने की योजना बनाई गई है। कश्मीर से केरल तक सभी के लिए बनाए जा रहे इस पंचांग को बनाने की पहल काशी से की गई है और श्री काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रख्यात ज्योतिष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने इस पंचांग को बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पंचांग के बन जाने से तीज त्योहारों को मनाए जाने की तारीखों को लेकर भ्रम दूर करके एक तिथि तय की जाएगी। तकरीबन हर साल ही होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की 2 तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है और इस बार देव दीपावली को लेकर भी यही स्थिति है। इस पंचांग के बन जाने से ये स्थिति जो है वो नहीं रहेगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।